अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो सबसे पहले खबर शामिल होगी वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज है जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दिया गया है, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद सेनेट इलेक्शन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। एक यूट्यूबर है, उनको अपनी जान का बड़ा खतरा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। और एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो सी है वो रजिस्टर्ड होने जा रही है इलेक्शन कमीशन में, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी, उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा गया है जिसमें उन्होंने अदारों की ऊपर जो है वो कीचड़ उछालने की बात की है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की बात की है कि उन्होंने यूज़ किया है, और रियासत मुखालिफ एजेंडा जो उनसे है वो अपने साथी जजिस को मिला के उन्होंने एक बनाने की नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पे भी इन्फ्लुएंस किया है। और चूंकि ये एक मिसकंडक्ट के मरतकब हुए हैं तो इनको जो है वो फ़ौरन ड्यूटी से जो है वो बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आई डोंट नो उनके पास ये वकास मलक साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उन्होंने ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये दरख्वास्त दी है। अब जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं आई डोंट नो ये साबित कर सकते हैं कि नहीं, पर मुश्किल चीज़ है कि वो किस तरह नरेट करेंगे कि उन्होंने अपना 6 जजों का ग्रुप बनाया और उसको किस तरह रियासत मुखालिफ एजेंडा के तौर पे यूज़ किया, सोशल मीडिया पे किस तरह इसको इन्फ्लुएंस किया। ये तो अब वो जब सुप्रीम डिसीजन काउंसिल में दरख्वास्त समात के में जाएगी तो पता चलेगा। लेकिन इससे पहले जो एक रेफरेंस इनके खिलाफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो फिनेंशियल मिसकंडक्ट का 15 जायदादें उसमें बेनामी उनका जिक्र है, और दोस्तों और रिश्तेदारों की जो मनपसंद के जो बेंच और उनके फैसले पे असरअंदाज होते रहे हैं अपने साथी जजिस को कह के, बैरून मुल्क इनकी जायदादों का जिक्र है उसमें, और 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी F6 में बेनामी है जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई। और ये बड़े सीरियस एलिगेशन है। अभी ये भी दरखास्त पेंडिंग है, आई होप कि सुप्रीम डिसीजन काउंसिल इस पर भी समात करे, साथ में ये जो नई दरखास्त आई है इस पर भी समात करे। तो ये बड़े सीरियस एलिगेशन है, और इसी की वजह से एक मिथ जो सी है वो क्रिएट हुई है कि मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने इन चार्जेस को सामना ना उनको करना पड़े, उन्होंने 6 जजेस को मिला के सुप्रीम डिसीजन काउंसिल में एक रेफरेंस भेज दिया कि हम तो बड़े लाचार हैं, मजबूर हैं, हम तो जेर असर हैं, हम पे तो ये मुसल्लत फैसले किए जाते हैं और हम पे प्रेशर डाला जाता है कि इनके फैसले करें, आप इस तरह करें एजेंसीज की तरफ से। लेकिन जो इनके खिलाफ जो रेफरेंस है, जैसे मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर थे, इसी किस्म के इनके खिलाफ भी ये रेफरेंस है। अब इसकी तहकीकात होगी तो पता चलेगा। बज़ाहिर लग रहा है मोहसिन अख्तर कियानी किसी कॉन्स्पिरेंसी का शिकार नहीं है, एक्चुअल में उनके ऊपर फाइनेंशियल करप्शन के इल्ज़ाम हैं, और जो उनके पास्ट के रवाबत है, वो एक बड़े बड़े प्रॉपर्टी आइकॉन के वो वकील भी रहे हैं। तो इस तरह के उनके मामलात कुछ हैं जिससे लगता है कि इनके फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के इनके ऊपर ये इल्ज़ाम शायद साबित हो जाएं। ये तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है कि वो किस हद तक इंक्वायरी करते हैं और मोहसिन अख्तर कियानी को जो उनसा वो इंसाफ मिलता है नहीं मिलता। बहरहाल इनको फौरी आप मुअत्तल नहीं कर सकते क्योंकि फायद ईसा के ऊपर भी इल्ज़ाम थे, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे हैं। सुप्रीम डिसीजन काउंसिल में जब ये समात होगी और उनको अपने इल्ज़ामात का दफा करने का पूरा मौका दिया जाएगा, अगर वो ना कर सके तो ऑब्वियसली वो फिर मिसकंडक्ट जो उनसे वो लगेगा सुप्रीम डिसीजन काउंसिल से। मुज़ाहिर नकवी की मिसाल आपके सामने है, तो बचना किसी ने नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान ने, एक वकील है जनाब जाहिद महमूद गुरैया साहब, इन्होंने किसी जज की जो सी है वो अदालत में तौहीन की और वो तौहीन अदालत का उनको नोटिस दिया गया। इनको आज उन्होंने सज़ा सुना दी, हालांकि इन्होंने बिल वास्ता और वास्ता तौर पे इन्होंने माफ़ी की भी दरख्वास्त की, लेकिन वो उन्होंने कबूल नहीं की।
और उन्होंने इनको 6 माह कैद और 1 लाख जुर्माना दिया। और बड़ी इसकी फुटेजेस सोशल मीडिया पे मौजूद है, उनको घसीट के ले जाया जा रहा है। तो ये जजेस का कंडक्ट होना चाहिए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एक मिसाल है। आज इस खबर को कोट करने का मकसद भी यही है कि अगर आपके काम में कोई मुदाखलत करता है और आपको लगता है कि वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, तो ये कंडक्ट आपका होना चाहिए। मलक शहजाद अहमद खान ने आज एग्जाम्पल सेट किया है कि आपको दरखास्तें लिखने की ज़रूरत नहीं है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आपको मदद की ज़रूरत नहीं है, यू आर अ जज। और आपको ये आपके दायरा इख्तियार में आता है कि आप इसका फौरी एक्शन लें। और आज जज साहब ने बड़ा अच्छा फैसला सुनाया। उन्होंने 6 महीने की सज़ा और 1 लाख जुर्माना किया, ताकि ये बाकी जो वकील हैं और बाकी तमाम लोगों के लिए ये एक एग्जाम्पल सेट की जाए कि आपने जजेस के साथ किसी भी किस्म की जो असरअंदाजी नहीं करनी, आपने उनसे बदतमीजी नहीं करनी, उनका जो दायरा इख्तियार है उसको उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी, उस पर असरअंदाज नहीं होना। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी चाहिए इन फ्यूचर, अगर आपको ISI का कोई बंदा अप्रोच करता है या आपके बहनोई को उठा के ले जाता है और आपके दरवाज़ों के बाहर पटाखे फोड़े जाते हैं, तो आप उसकी फौरी एक्शन लें। पुलिस के काम को जिस तरह अब ये जो 6 जजेस को 15 तकरीबन जजेस को जो लेटर आए हैं, इन्होंने फौरी एक्शन लिया है, CTD को बताया और उन्होंने जो सा वो इस वक्त वो तहकीकात कर रहे हैं। और ये तहकीक बड़ी नैरो डाउन हो चुकी है। जो अब तक की इतलात है वो बंदा ट्रेस आउट हो गया है, जो जिसने पिंडी से ये लेटर डिलीवर किए। अब सिर्फ ये साबित करना बाकी है जो लेटर उस वीडियो में वो डाल रहा है, क्या ये वही लेटर है जो सुप्रीम कोर्ट को पहुंचे हैं। हो सकता है उस लेटर बॉक्स में और भी लोगों ने चीज़ें पोस्ट की हों, तो वो कहीं बेचारा जो सा है वो गलत जो सा आइडेंटिफाई ना हो जाए। तो इस चीज़ की तहकीक होने बाकी है। बाकी वो लिखने वाला जो बंदा है वो एक ही है, उसके पीछे रेशम या रेशमा नहीं है, वो बंदा आइडेंटिफाई हो गया। अब उसको पकड़ना बाकी है। इस वक्त जो CTD की कार्रवाई है वो 8 की जो उन्होंने टीमें बनाई थी, उन्होंने बड़ी अच्छी का जो सी है वो इस पे रिसर्च की है और फ्रांसिक इसका करवाया। और फ्रांसिक के बाद जो उनको रिपोर्ट्स आई हैं उससे उन्होंने कहा है कि ये साबित होता है कि एक ही बंदा इसके पीछे है, जिन्होंने सारे जजेस को ये लेटर लिखे हैं। और सैनिक का जो मवाद जो सा उस लेटर में डाला गया है और उसमें धमकी में जुमले लिखे गए हैं, तो होपफुली ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इन जजेस को थ्रेट कौन कर रहा है। ये भी आने वाले वक्त में ये खबर आ जाएगी। आज ये थोड़ी सी अपडेट आई, मैंने कहा उसको अपने व्लॉग में शामिल कर लूँ। सेनेट इलेक्शन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये जो 6 जजेस हैं, इन्हीं के पास ये दरखास्त है, ये आमिर फ़ारूक जोन से हैं उसकी सरबराही कर रहे थे कि सेनेट इलेक्शन को रोका जाए, क्योंकि KP में इलेक्शन नहीं हुआ। और KP में इलेक्शन क्यों नहीं हुआ इसका भी जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी, मखसूस नशिस्तों पे इन्होंने वो हलफ नहीं लिया, तो इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन जो उनसे वो मुलतवी कर दिया जो उनका दायरा इख्तियार में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया कि आप सेनेट के इलेक्शन को रुकवाएं, क्योंकि KP के जो सेनेटर्स हैं उनकी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, क्योंकि सेनेट चारों इकाइयों की जो उनसे वो नुमाइंदगी करता है। 11 सेनेटर्स जो उनसे इस इलेक्शन में जो उनसे नतीजे में आने थे वो नहीं आए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सारे केस को सुना, उन्होंने इसको काबिल समाअत तो करार दिया, लेकिन उन्होंने इलेक्शन रुकवाने का कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया। तो इलेक्शन जो 14 अप्रैल को होने हैं वो अपने टाइम पर होंगे। और जनाब मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी जो इस वक्त सेनेट के चेयरमैन के फेवरेट हैं, बसानी वो जीत जाएंगे जो उनके पास नंबर है। अगर ये 11 सेनेटर्स KP के आ भी जाए ना सेनेट के इलेक्शन में इलेक्ट होकर, तो फिर भी पीपल्स पार्टी ये यूसुफ रज़ा गिलानी की जो सी है वो जीत यकीनी है। उनके पास नंबर पूरे हैं, उनके पास PMLN के नंबर हैं, MQM है, फिर JUIF के नंबर्स हैं, तो वो कंफर्टेबली विन कर जाएंगे। अब ये सिर्फ एक साजिश है PTI की तरफ से
ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कि हम किसी तरह सेनेट के इलेक्शन को मतनाज़ा बनाएं और इनको रोकें। आपके पास मौका था, आप इलेक्शन कमीशन की, पेशावर हाई कोर्ट की, दोनों की वर्डिक्ट मौजूद थी कि आप इन मखसूस नशिस्तों को से ओथ लें और इलेक्शन करवाएं। आपने वो किया कोई नहीं, और अपने जो सेनेटर आप इलेक्ट करवाना चाहते थे वो आपकी बेवकूफ़ की वजह से इलेक्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से आप अदालतों के धक्के खा रहे हैं। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको हम सुनते ज़रूर हैं लेकिन हम स्टे नहीं देंगे, इलेक्शन जो सा वो टाइम पर ही होगा। तो ये आज की बुरी खबर है। एक और बुरी खबर पीटीआई के लिए ये भी थी कि जनाब जो स्टॉक मार्केट है वो 69,000 पर आज चली गई, एकदम बूस्ट कर गई। उसकी वजह शहबाज शरीफ साहब का दौरा सऊदी अरब है और शहजादा जो सलमान है उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई है और उसको बड़ी इम्पोर्टेंट दी जा रही है कारोबारी हलकों में भी, और इंटरनेशनली उसको भी बड़ा जो है वो एक पोस्चर दिया गया, एक पॉजिटिव वेव चली है पाकिस्तान में भी। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग हुई है उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो 69,000 पे चली गई है, एक पॉजिटिव साइन है। और आने वाले वक्त में जो पीटीआई इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रही है कि अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो वो इमरान खान को बाहर निकाल लेगा, तो मेरा ख्याल है उनके लिए शहजादा सलमान ही काफ़ी हैं और लग रहा है कि वो इस वेव को भी कंट्रोल कर लेंगे। जो ये इस वक्त पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान को बाहर निकालेगा, और उधर उनकी बाकायदा कंपेन भी कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की। जो बाइडन को वो लाइक नहीं करते क्योंकि उसने फ़ोन नहीं किया था, आपको याद है ना, इमरान खान ने बहुत वेट किया था, 4 घंटे वेट किया और जो बाइडन का एक मिस कॉल भी नहीं आई। तो इस वजह से वो इसके खिलाफ है, वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में है क्योंकि वो कैपिटल हिल जैसे हमले करवाता है, रियासत के ऊपर हमले करवाता है, अच्छा भौंकता है और वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है, एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का वो बंदा है। तो पीटीआई के लोग उसको लाइक करते हैं। आज की जो सेकंड लास्ट खबर है वो एक नई सियासी जमात बनने जा रही है। उसके पीछे है जनाब शाहिद खान अब्बासी, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, नून लीग के बड़े मेन लीडरशिप में उनका शुमार होता था किसी ज़माने में। फिर इनके इख्तलाफात शुरू हुए, इख्तलाफात भी इक़्तिदार के जो उनसे है वो इक़्तिदार के लिए था, उनका अपने लिए था, अपने लिए वो चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। उसके लिए वो उन्होंने काफ़ी लॉबिंग भी की, मुफ्ता इस्माइल जैसे लोग जो और कुछ नाराज़ कारकुन उनको उन्होंने अपने साथ मिलाया। अब फिर वो एक ग्रुप बना रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि एक पाकिस्तान में एक नई पार्टी बने और वो अपना रोल एक प्ले करे, क्योंकि ये सारी जमातें जो थी वो फेल हो गई। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें ऐसे तो बनती नहीं है आज तक। जितनी भी इस वक्त चाहे वो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं चाहे वो दूसरी है, उनके पीछे कोई ना कोई एक नज़रिया होता है या उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती है। मैं जमात इस्लामी की या टीएलपी की या जेयूआई फजलुर रहमान की या और एएनपी वगैरह इनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम पार्टीज, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तरीके इंसाफ है। तरीके इंसाफ चूँकि एक और उनकी बुनियाद ठीक है, एक इंडिपेंडेंट थी उनकी, किसी आप कह सकते हैं कि किसी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नहीं वो आए थे। इमरान खान का एक ज़ाती फैसला था, उनके फ्रेंड्स ने फैसला किया, मिला के उन्होंने एक पार्टी बना दी, लेकिन बाद में उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिली। इसके अलावा आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी बनाना इज़ नॉट अ जोक। या तो आपके पीछे इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर कोई नज़रिया बहुत स्ट्रोंग हो, रोटी कपड़ा मकान जैसा, या कोई ऐसा नज़रिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जिसको आप देखते हैं कि कुछ स्पेस मौजूद है तो आप शायद कुछ गेन कर लेंगे, या आपके पास इलेक्टेबल्स कुछ ऐसे हो जो आपको जता दें और आपकी पार्टी जो सी है वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। अब शाहिद खान अब्बासी के साथ जो लोग हैं इस वक्त, मुफ्ता इस्माइल साहब जैसे या मुस्तफा नवाज खोखर जैसे या शाहिद खान अब्बासी खुद,
आप, मुझे नहीं लगता ये इस पोजीशन में है कि ये अपनी सीटें ही जो सी हैं वो जीत जाए। आपके सामने जनाब ये जो पिंडी से चक्री से थे चौधरी निसार अली खान साहब, इनकी एग्जाम्पल मौजूद है। जुवेद हाशमी साहब ये मौजूद हैं। इस तरह की कितनी एग्जाम्पलें हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा और वो तारीख के कूड़ेदान में है इस वक्त। इनकी कोई वक़्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं। एक टाइम था इनकी मर्जी से चीफ जस्टिस लगते थे, इनकी मर्जी के फैसले होते थे। वो पाकिस्तान की सियासत में बड़े इम्पोर्टेंट फैसले इन लोगों ने किए और बड़ा असर रसूख था इनका पाकिस्तान के सियासी हलकों में। आज वो पार्टी से लहदा हुए हैं तो टके टोकरी हो गए वो, तारीख के कूड़ेदान में इस वक्त पड़े हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब भी अपना शौक पूरा कर लें, और मुझे लग नहीं रहा बज़ाहिर कि ये कोई इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से कुछ कर होने जा रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा इनको कौन कौन से लोग ज्वाइन करते हैं। इनका दावा है कि पीटीआई की करंट लीडरशिप से भी लोग इनकी पार्टी में आएंगे। तो देखना अब ये है कि ये पार्टी की बुनियाद तो रख दी है, लेकिन इसका हाल क्या होता है। क्या मुस्लिम लीग के वोट ये तोड़ते हैं या कोई पाकिस्तान की सियासत में कोई ये हलचल भी पैदा करते हैं। बहरहाल उनकी राहें जुदा हो गई हैं इस वक्त। अब वो एक अलहदा अपनी पहचान बनाना चाहते हैं शाहिद खकान अब्बासी। तो विश हिम गुड लक। तो देखते हैं कि उनके साथ अब फ्यूचर में क्या सलूक होता है। आज की आखिरी खबर, एक यूट्यूबर हैं इमरान रियाज खान साहब, बड़ा सोशल मीडिया पे उन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उन मरीम नवाज ने उनके ऊपर सुपारी दे दी है, फील्डिंग सेट है और मुझे उन्होंने मार देना। अरशद शरीफ जैसा एक और केस हो जाना। अब इसको मार कोई यूथिया ही देना तो ये भी पड़ जाना अब मरीम नवाज के ऊपर या नून लीग के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अब मेरी यहाँ पे गुजारिश ये है कि इसकी तहकीकात करें, आला अदालत से दरख्वास्त करें कि इस सारे मुद्दे की तहकीकात करें। एक सहाफ़ी हैं जस्टिस फहद शहबाज साहब, उन्होंने ये दावा किया कि इन्होंने उनको इंटरव्यू दिया, इनको बताया, उनको भी तहकीकात में शामिल करें और ये साबित करवाएं कि इनके पास जो रिपोर्ट है कि वाकई मरीम नवाज ने कोई इनकी सुपारी दी हुई है और इनको मारने की कोई साजिश चल रही है। अगर तो नहीं है तो फिर इसको फिर अंदर करें और इसको 5-6 साल जेल में रखें। इसका यूट्यूब चैनल भी बंद करें, इसी के हाथों से बंद करवाएं और इसकी सहाफत भी छुड़वाएं। इसके ऊपर जितने फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के मुकदमे बन सकते हैं ना, ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ फैमिली से तो हिसाब किताब मांगता है, लेकिन आज तक इमरान खान से नहीं पूछा तेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सारे इसके रिश्तेदार जो उनसे हैं वो शौकत खानम से 10-10 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं। वो एक चैरिटी फर्म है, चैरिटी ये हॉस्पिटल है, उससे ये तनख्वाहें खा रहे हैं, अपना इलाज उधर से करवाते हैं और लोगों से ये जो फाइनेंशियल बियॉन्ड मीन की बात करते हैं। अपनी इमरान रियाज साहब, आप अपना हिसाब किताब कब देंगे। आप एक मामूली सहाफ़ी थे, मोटरसाइकिल पे फिरते थे, रिपोर्टर थे आप, और आज आपके पास जो उनसे वो फार्म हाउसेज हैं चकवाल में, आपके जो फार्म हाउसेज हैं उसका हिसाब कौन देगा। आपके पास पैसा कहाँ से आया है। तो इस सहाफ़ी को आप ना, अब मेरी दरख्वास्त है हुकूमत वक्त से, इसको पकड़ें, इससे पूछें कि ये अब ये साबित करे, इल्ज़ाम जो इसने इल्ज़ामात लगाए हैं ना ये साबित करे आप। और इससे इससे अगर ये साबित नहीं करता ना, इसको जेल में फेंके। जो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है इस वक्त हुकूमत के खिलाफ और जिस तरह की ये बातें कर रहा है रियासत के खिलाफ, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए और इमरान रियाज को अंदर करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए अब एक जहर बन चुका है। अगर इसको आपने साइड लाइन ना किया, इसको सजा ना दी, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और जैसा कि अब ये 9 मई के मुल्ज़मान हैं जो खुले फिर रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट से, जो उनसे वो बेल ले लेते हैं, इनको भी आपको पकड़ना चाहिए। कि पेशावर हाई कोर्ट का भी थोड़ा सा जो उनसा वो रिव्यू करें। आज पेशावर हाई कोर्ट के जज ने जो उनसा
बाकायदा उनका एक रेफरेंस था, क्योंकि वो जा रहे हैं जस्टिस इब्राहिम साहब, तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ही रद्द कर दी है कि हम इसको मानते ही नहीं, क्योंकि वो उसमें जजेस का जो उनका वो नंबर है वो तकरीबन 137 में है। तो आप अगर अपने पिछले सिर्फ 6 महीने के फैसले देख लें ना जस्टिस इब्राहिम साहब, तो आपको पता चल जाए कि हम क्यों 137 नंबर पे हैं क्यों। तो इस तरह के फैसले रिजेक्ट करने से जो आलमी अदारे होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान की साख जो सी है वो ज़रूर ख़राब होती है। बहरहाल ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।